चलिए गाइस, तो इस वीडियो में हम टॉपिक्स करेंगे 1.5 ऑनवर्ड्स। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक्स किए 1.1 से 1.4। इट इज़ हाईली एडवाइजेबल दो कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, विच कवर्स टॉपिक्स 1.1 टू 1.4 रादर, एंड फिर 1.5 से स्टार्ट करें। हमारे 1.5 टॉपिक का नाम है डिसइंफ्लेशन इज कॉस्टली। मेरे बच्चों, डिसइंफ्लेशन का पहले मतलब जान लेते हैं। डिसइंफ्लेशन का मतलब है अगर ऑलरेडी वेरी हाई इन्फ्लेशन है तो उसको कम किया जाए। दैट इज डिसइंफ्लेशन इन इट्स नॉर्मल सेंस। कैसे ये काम करता है हम दो स्टेप्स में सीखेंगे, पेज वन टॉपिक 1.5 में और टॉपिक 1.6 में। बच्चा कहता है तो मैं रीडिंग्स पढ़ लूँ, आपके नोट्स पढ़ लूँ, कहाँ से तैयारी करूँ? वेल, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशली आपके सेमेस्टर 4 की आप मेरे हैंड रिटन नोट्स कर लीजिए, बहुत ही क्रिस्प बनाए हुए हैं, आपको बहुत हैंडी रहेंगे, बहुत ही आराम से आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं इससे। आइए शुरू करते हैं। सो टॉपिक नंबर 1.5, डिसइंफ्लेशन इज कॉस्टली। सबसे पहले मैंने फिलिप कर्व इक्वेशन लिखी जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी, पाई इज इक्वल टू पाई माइनस वन प्लस अल्फा वाई माइनस वाई ई। अब मेरे बच्चों हमने एक स्टेटमेंट यहाँ से निकाला कि इफ इन्फ्लेशन इज कम, लोअर, रिड्यूस्ड, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से। इसके बारे में हम काफी अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा बता देता हूं। आप बताइए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो कम वेजेस पे करोगे, कम वेजेस पे करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होएगी तो प्राइस कम चार्ज करोगे, प्राइस कम चार्ज करोगे तो इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। दैट्स प्रिसाइजली व्हाट वी आर लुकिंग एट। अब हम कहते हैं वी अज्यूम दैट इन्फ्लेशन इज हाई एंड यू इज इक्वल टू ई आर यू। तो हम ये मान रहे हैं कि इस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट तो नेचुरल रेट या इक्विलिब्रियम रेट पर है, बट इन्फ्लेशन बहुत हाई है। अब इसको नंबर्स के साथ भी सिखाता हूँ। सो अगेन मैंने उस रिलेशन को वापस लिखा, पाई इज इक्वल टू पाई माइनस वन प्लस अल्फा वाई माइनस वाई ई, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा वाई माइनस वाई ई। अब देखिए, ये है आपकी एल एच एस साइड, ठीक है। हम कह रहे हैं पाई माइनस पाई वन इज लेस देन जीरो, तो ऑब्वियसली अल्फा वाई माइनस वाई इज ऑल्सो लेस देन जीरो, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है। इन अदर वर्ड्स वाई विल बी लेस देन वाई ई। अब कुछ बच्चे हमें कहते हैं कि सर ये तो बहुत ही मैथमेटिकल हो गया, ये तो एक्सप्रेशन से आप सिखा रहे हो, कुछ लॉजिक बताओ तो मजा आए। मैं बताता हूँ। आप इस लेफ्ट हैंड साइड को ये देख लो, लेस देन जीरो का मतलब इन्फ्लेशन कम हो रही है। बेटा, इन्फ्लेशन कब कम होती है? जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। अभी हमने जो पूरा प्रोसेस बताया, मुझे ये बता बेटा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो डोंट यू पीपल थिंक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, आउटपुट कम, इसलिए यहाँ पर आउटपुट भी कम दिखा दिए। आइए अब हम एक प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। सपोज बेटा वी हैव अ लॉन्ग रन वर्टिकल फिलिप कर्व, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया हुआ है। वी फर्दर अज्यूम कि आपकी अभी इकोनॉमी जो है ना वो यहां पर है जहां पर वाई ई अचीव्ड है, यानी यू आपके ई आर यू के बराबर है, बट आपकी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, सपोज 8% है इन्फ्लेशन, और आपका सेंट्रल बैंक कहता है यार दिस इन्फ्लेशन इज सो हाई, आई वांट टू हैव इट एट 2%। कहता है हमें ये 2% पे करना है, यानी अभी 8% है एंड योर टारगेट इज टू हैव इट एट 2%। तो सपोज अभी आप बी पॉइंट पर हो एंड यू आइडली वांट टू बी एट ए। ठीक मेरा बच्चा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब जब आप इसका प्रोसेस शुरू करेंगे तो आपको कुछ टाइम तक, इस रिलेशन से भी हम समझ पा रहे हैं, सपोज एफ पॉइंट पर आ गए तो कुछ टाइम तक आपको क्या झेलना पड़ेगा? इन्फ्लेशन तो कम हुई, हुई सर, लेकिन बाबू आउटपुट भी तो कम हो गया। अगर तू एफ से आउटपुट को कंपेयर करे, आउटपुट कम है, वाई वन इज लेस देन वाई, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी अगर इन्फ्लेशन हमने कम की तो। यानी दैट्स व्हाई टॉपिक क्या है? दिस इन्फ्लेशन इज कॉस्टली। कॉस्टली इन व्हाट सेंस? यू हैव टू बेयर द ब्रुंट, यू हैव टू बेयर द अनएम्प्लॉयमेंट, rise in unemployment to be precise. So if you want to reduce inflation, be ready for higher unemployment. और बच्चा कहता है व्हाट इफ अगर हम सीधा बी से ए आ जाए? वेल, वो कॉस्टलेस डिसइंफ्लेशन होगी, बट देन दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? अभी हम आपको आगे के टॉपिक्स के थ्रू सिखाते हैं। सो इस टॉपिक का सार क्या रहा डिसइंफ्लेशन इज कॉस्टली का? कि इफ यू वांट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर हायर अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसका सार है। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 1.6। इट सेज डिसइन्फ्लेशन एंड सेंट्रल बैंक प्रेफरेंसेस।
देखिए आपकी रीडिंग्स ना ये नाम नहीं लिखती, लेकिन एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको ये नाम भी याद रख लेने हैं। कौन से नाम है मैं बता रहा हूं। कोल्ड टर्की, COLD, कोल्ड, TURKEY, कोल्ड टर्की, इसे बोलते हैं फास्ट अप्रोच। ग्रेजुअलिज्म, ग्रेजुअलिज्म को बोलते हैं धीमी स्लो अप्रोच। ये टर्म नहीं यूज करते आजकल की मॉडर्न रीडिंग्स, लेकिन हमारे जमाने में ये रीडिंग्स में ये टर्म बहुत खास महत्व रखती थी, तो आप चाहें तो इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं हाउ इट इज वर्किंग आउट। तो अगेन मेरा बच्चा, आपका वर्टिकल फिलिप का YE फिलिप कर 8%, दैट मेक सेंस। आप पॉइंट बी पर ही हैं, ठीक है। चलिए, अब पहली लाइन है, ए में आपका 2% इन्फ्लेशन करना, यू आपका ERU के बराबर है। एक एक्सट्रीम पॉइंट, भाई एक्सट्रीम पॉइंट ये है कि आप यहां पर आ गए, कहते जी सीधा 2% और पॉइंट सी पर आ गए आप। अब मुझे बताओ, पॉइंट सी पर तो आप आ गए, डोंट यू थिंक मेजर आउटपुट का कट आया यहां पर? तो यहां तो अनएम्प्लॉयमेंट तौबा तौबा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप कहते हो मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा ए पॉइंट पर, कैसे पहुंचोगे वो भी सिखाऊंगा, लेकिन जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक तो मौत है भैया। आप सी पॉइंट एक्सट्रीम है, आप एकदम इतना ज्यादा आउटपुट कट कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको इन्फ्लेशन नीचे लानी है एकदम, वो भी तुरंत। इसको बोलते हैं कोल्ड टर्की अप्रोच, एकदम फास्ट। भाई साहब कुछ देखना ही नहीं है, हम तो भाई साहब नीचे लेकर आएंगे। अरे भाई रुक तो जा, नहीं मैं तो नीचे लेके आऊंगा। दिस इज वेरी डेंजरस, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो एक्सट्रीम पॉइंट सी, लॉट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपने कहा कि सी से ए कैसे जाएंगे, मैं बताता हूं। आपका आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट आपके इक्विलिब्रियम आउटपुट से काफी कम है। हाँ सर कम है। तो सोचिए, अगर ऐसा है और मुझे आउटपुट को पुल करना है, तो इकोनॉमी में जो आपका देश का सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी एक्सपेंशन करेगा, मनी सप्लाई बढ़ाएगा, ROI कम कर देगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ED बढ़ेगी और फिर इनकम बढ़नी शुरू होगी। बट ऑब्वियसली दैट विल टेक टाइम। जब तक वो वहां तक नहीं अचीव करेगा तब तक इकोनॉमी बहुत बड़ी ट्रबल में है। उसके बाद कहते हैं लेस हार्श अप्रोच, ग्रेजुअलिज्म की धीरे धीरे जाएं। अब धीरे धीरे जाने में क्या है कि आप पॉइंट एफ पर आ गए, विच इज 6%। अब यहां पर क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि पूरी आपकी इन्फ्लेशन टारगेट अचीव नहीं हुई है। आपको 8 से 2 जाना था, अभी थोड़ा कम किया आपने। लेकिन फायदे की बात, फायदा क्या बोलूं, मतलब अगर आप नोटिस करो तो आपका आउटपुट कम हुआ है लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं हुआ, यानी अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। सो लेस हार्श अप्रोच, पॉइंट एफ कहते हैं इन्फ्लेशन लेस हुई है देन डिजायर्ड। जितना हम 2% चाह रहे थे उतना तो नहीं हुआ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा आउटपुट भी तो थोड़ा सा ही कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट भी तो थोड़ी सी बढ़ी। सो अब हम इस अप्रोच को आगे लेते हैं। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए, आपकी आपकी सहूलियत के लिए यहाँ एक पीसी बना देता हूँ। ये 8% इन्फ्लेशन वाला, ये 6% वाला, ये 2% वाला, ठीक है जी। सो अब कहते हैं टू सेंट्रल बैंक्स। तो बेटा एक है इन्फ्लेशन अवर्सर मोर, एक है इन्फ्लेशन अवर्सर लेस। यानी एक को इन्फ्लेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ही आई मीन दैट सेंट्रल बैंक जस्ट वांट्स टू इवेड इन्फ्लेशन, कि भैया होए ना, मैं नहीं चाहता इन्फ्लेशन ज्यादा हो। और जो दूसरा वाला है वो कहता है यार ठीक है थोड़ा बहुत चल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सो जो इन्फ्लेशन अवर्सर है मोर, उनका आईसी फ्लैटर रहेगा बिकॉज ऑफ दैट स्लोप, क्योंकि उनको नहीं चाहिए इन्फ्लेशन। और जो इन्फ्लेशन अवर्सर लेस है उनका स्टीपर रहेगा। हालांकि इसका कोई खास यूज नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी हमने ऐड किया। तो पॉइंट डी, अब हमारा एक पॉइंट डी जो है वो अब हम आपको यहाँ पर बना के देते हैं, और पॉइंट डी और एफ से अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो पॉइंट डी की अगर मैं बात करूं मेरा बच्चा, वो इस पॉइंट को बोल दिया जाएगा। ये है आपका पॉइंट डी, दिस वन। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मतलब ये समवट वही गया कि इन्फ्लेशन अवर्सर ज्यादा है ये, तो यहाँ पर इसका आईसी आ गया, और जो एफ वाला है ऑब्वियसली उसका आईसी यहाँ पर आ गया। ठीक मेरा बच्चा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्रक्स क्या है इस पूरे सिस्टम का? इट सेज कि आपका डिसइन्फ्लेशन तो करना है, लेकिन डिसइन्फ्लेशन कैसे करना है? तेज करना है, धीरे करना है, कोल्ड टर्की अप्रोच लगानी है, ग्रेजुअलिज्म अप्रोच लगानी है, दैट शैल डिपेंड अपॉन द सेंट्रल बैंक प्रेफरेंसेस। अगर सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा जल्दी डिसइन्फ्लेशन करना चाहता है तो वो फिर समवेयर सी पॉइंट या ऐसा कुछ डी पॉइंट पर जाएगा, और अगर वो धीरे धीरे अचीव करना चाहता है तो वो पॉइंट एफ पर आएगा। माइंडेड डायरेक्शन बाद में आपकी यहीं पर आ जानी है। आप अगर नोटिस करें तो ये धीरे धीरे एफ से भी ए की तरफ ही जाएगा और ये डी से भी ए की तरफ ही जाएगा। प्रोसेस मैंने आपको बताया कैसे, क्योंकि आउटपुट कम है उसको पुल करेंगे। बट ऑब्वियसली अगर बहुत पीछे हो तो वो टाइम भी ज्यादा आपके लिए लगेगा, और थोड़ा पास हो तो टाइम भी कम लगेगा।
हालांकि इसके बड़े सारे फेसेट्स हैं, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसको समझाने के लिए, ग्रेजुअलिज्म और कोल्ड टर्की को, लेकिन आपकी रीडिंग उतना डिटेल नहीं जाती है, सो मैं भी नहीं जा रहा हूं। आप बस ये ध्यान रख लें कि अगर आपको डिसइंफ्लेशन करना है वो कॉस्टली रहेगा ही रहेगा, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन कितनी बेयर करनी पड़ेगी, कितने टाइम के लिए करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन दी सेंट्रल बैंक्स प्रेफरेंसेस। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ तो ऐसा जुगाड़ लगाओ, मैंने कहा भाई कैसा जुगाड़, सर कुछ तो जुगाड़ लगाओ, अरे भाई कैसा जुगाड़, क्या लगाऊं, अरे सर कि डिसइंफ्लेशन कॉस्टली ना हो, कॉस्टलेस डिसइंफ्लेशन। तो आइए कॉस्टलेस डिसइंफ्लेशन की बात करते हैं टॉपिक नंबर 1.7 पर। चले बेटा, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसाइजली 1.7, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अंडर ऑब्वियसली सर्टेन assumptions आप costless disinflation अचीव कर सकते हैं, दैट इज यू कैन एक्चुअली रिड्यूस योर इन्फ्लेशन without having to worry about increase in unemployment or decrease in output for that matter। उसके लिए कुछ assumptions हमारे कुछ साथ में लगानी पड़ेंगी, वो assumptions क्या है हम अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने लिखा इफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट ऑन वेज सेटर्स वर एब्सेंट it would be possible for the economy to move from B to A without any rise in unemployment। तो बेसिकली 1.6 में और 1.5 में आपने देखा 8% इन्फ्लेशन थी, पॉइंट बी पर आप थे, एंड यू वांटेड टू reduce that to 2%, diagrammatically you wanted to move from point B to A। लेकिन आपने देखा चाहे आप कोल्ड टर्की से जाएं चाहे ग्रेजुअलिज्म से जाएं, थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको फेस करनी ही पड़ती थी कुछ टाइम पीरियड के लिए। अब यहाँ पर कैच क्या है, अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाए कि हम अपना इन्फ्लेशन टारगेट अचीव कर लें और अनएम्प्लॉयमेंट भी ना बढ़े, तो उसके लिए इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट ऑन वेज सेटर ये एब्सेंट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, इसको हम दो अजम्पशंस से सीखेंगे। पहली अजम्पशन है बेटा इन्फ्लेशन इनर्जिया इज एब्सेंट। आपको याद होगा मेरा बच्चा, मैंने आपको इन्फ्लेशन इनर्जिया का मीनिंग बताया था पहली क्लास में चैप्टर 3 की, जिसमें था कि एक टेंडेंसी होती है इन्फ्लेशन की टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लास्ट ईयर्स इन्फ्लेशन। अब अगर आपकी करंट इन्फ्लेशन 8% है और इन्फ्लेशन इनर्शिया लगा, तो डोंट यू थिंक अभी 8% है आगे भी फिर 8% ही रहेगा, दैट यू डोंट वांट। यू तो एक्चुअली वांट 8 से 2% हो जाए। तो यू हैव टू रिमूव दैट assumption ऑफ इन्फ्लेशन इनर्शिया which says that the current inflation should be as close as possible to the last year's inflation, that should not be there anymore। तो अब हमने साथ में लिख लिया इन्फ्लेशन इनर्जिया इज एब्सेंट, दैट इज नो नॉमिनल रिजिडिटी। आप सेम 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नॉमिनल रिजिडिटी होता है स्पेशली डाउनवर्ड। इसका क्या मतलब है कि अपवर्ड तो जैसे ही देखो प्राइस बढ़ता है तो नॉमिनल वेजेस बढ़ जाते हैं एंड ऑब्वियसली आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। तो डाउनवर्ड जाते नहीं, क्योंकि डाउनवर्ड में रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए आप जब आपके एम्प्लॉय के पास जाते हो कि भाई प्राइसेस कम हो गए हैं, रियल वेज कांस्टेंट रखना है तो तुम अपने वेजेस भी कम करो, तो नॉमिनल वेजेस सेल्डम कम होते हैं, बढ़ तो जाते हैं कम नहीं होते हैं, इसलिए वो नॉमिनल रिजिडिटी होता है। यहाँ पर अज्यूम हम करेंगे कोई नॉमिनल रिजिडिटी नहीं है, अगर रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए वेजेस कम भी करने पड़े तो हम कर लेंगे। जिनको भी इसमें कंफ्यूजन है मैं समझा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, नॉमिनल वेजेस 100 रुपए, प्राइस है 1 रुपए, तो आपका रियल वेज 100 हो गया, ठीक बात। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि प्राइसेस बढ़कर 2 रुपए हो गए, तो रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए आपको वेजेस 200 करने पड़ेंगे, राइट। राइट सर। तो होता क्या है कि अपवर्ड तो वेजेस चेंज हो जाते हैं, डाउनवर्ड आने में दिक्कत होती है, तो बेसिकली नॉमिनल रिजिडिटी डाउनवर्ड के लिए ज्यादा आपको समझना होगा। अब ना सपोज प्राइस घटकर हो गया 0.5, अब बताओ रियल वेज मेंटेन करने के लिए तो वेजेस 50 रुपए होने चाहिए, क्योंकि तभी तो 50 अपॉन 0.5 यू विल बी हैविंग 100। यहाँ पे जो आपका लेबर है, जो आपका एम्प्लॉय है, वो लड़ाई करना शुरू कर देगा, कहेगा ऐसे थोड़ा ना होता है, मैं वेज थोड़ा ना कम एक्सेप्ट करूंगा। उसको ये कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है कि तेरा रियल वेज कांस्टेंट रहेगा, उसको नॉमिनल वेज दिख रहा होता है, वो उसको मानता नहीं है कि मैं कम नहीं करूंगा। तो हमें ये अजम्पशन हटानी पड़ेगी, और उसका मतलब है नो नॉमिनल रिजिडिटी। मतलब आप उसको एक बार बताओ, आप अगर उसको ये कन्विंस कर दोगे कि इन्फ्लेशन 8% से 2% हो गई है और तेरा रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए वेजेस कम करने ही पड़ेंगे, तो अगर रिजिडिटी नहीं है नॉमिनल रिजिडिटी तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो जैसे एक्सेप्ट करेगा तो एक्चुअल इन्फ्लेशन भी 2% हो जाएगी बेटा।
Getting my point? So this is how we are saying no nominal rigidity. अब हमने फंक्शन दोबारा लिख दिया फिलिप कर्व वाला, पाई इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा वाई माइनस वाई, इसमें एक एप्सिलन हमने एक्स्ट्रा ऐड करा है एप्सिलन है रैंडम शॉक आइटम। ये कहता है कि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं इकोनॉमी के अंदर जो ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना किसी के कंट्रोल में, कुछ भी हो सकता है। सप्लाई शॉक हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कुछ भी। सो ये इसका एक तरह से प्रोविजन लगा के चला हुआ है कि हम अगर चाहते हैं 8% से 2%, सब कुछ हम करने को तैयार हैं, लेकिन वो रैंडम शॉक विल बी बियॉन्ड आवर हैंड्स, वो हम हमारे हाथ में नहीं रहेगा। इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी बताते। दूसरी अजम्पशन है बिलीव ऑन सेंट्रल बैंक्स कमिटमेंट, यानी अगर सेंट्रल बैंक कह रहा है कि वी आर कमिटेड कि हम इन्फ्लेशन को गिराएंगे 8 से 2%, तो सभी को ये मानना, जितने भी वेज सेटर है एम्प्लॉयज है, सबको ये विश्वास होना चाहिए कि ये क्रेडिबल बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होगा कि वाकई में इन्फ्लेशन ये 2% करेंगे, तो वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे लोअर वेजेस। तो यहां पर भी हमने वही लिखा पाई इज इक्वल टू पाई टी प्लस आपका एप्सिलॉन, सो दैट इज इन्फ्लेशन रिमेनिंग कांस्टेंट एट द टारगेट अपार्ट फ्रॉम अनफोर्सीन शॉक। वही मैंने आपको बताया कि ये कांस्टेंट रहेगी, जो आप चाहते हो वो टारगेट, टी मतलब टारगेट, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, बट दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, दैट्स रैंडम वेरिएबल। नाउ रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस मींस, ये करने से पहले रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या है? अरे अगर मुझे कोई सामने कह रहा है कि भाई, और मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक मेरे को कह रहा है कि हम 2% कम कर देंगे, तो रैशनल एक्सपेक्टेशन यही कहता है कि वाकई में ये कर देंगे एंड आई विल बिहेव अकॉर्डिंगली। सो अब पाई ई इज इक्वल टू ई पाई इज इक्वल टू ई पाई टी प्लस एप्सिलॉन, फिर हमने इसको सॉल्व करा, अल्टीमेटली ये क्या आ गया आपका दिस, कि जो आपकी रैशनल एक्सपेक्टेशन वाली इन्फ्लेशन है वो आपकी टारगेट इन्फ्लेशन के बराबर आएगी ही आएगी। सिंपल एक एग्जांपल दूं आपको, जी सर दीजिए, बताता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके क्लास में टीचर ने टेस्ट लिया और आप अभी सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में हो, अनरियलिस्टिकली अज्यूम कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टीचर आपको फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, चारों सेम में पढ़ा रहे हैं। अब वो चौथे सेम में भी टेस्ट ले रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट सेम में जब भी टेस्ट लिया, तो जिस भी चैप्टर का टेस्ट वो लेते थे, बैक क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते थे। सेकंड सेम में भी उन्होंने यही करा, बैक क्वेश्चंस की वजह से टेस्ट दे देते थे। थर्ड सेम में भी यही करा, बैक क्वेश्चन में से टेस्ट दे देते थे। आप बताइए आपकी रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या कहती है कि अब जब वो फोर्थ सेम में टेस्ट लेंगे तो कहाँ से क्वेश्चन देंगे? सर सर बैक में से दे देंगे, बिल्कुल। सो रेशनल एक्सपेक्टेशन विल बी इक्वल टू योर टारगेट इन्फ्लेशन, और फिर आप बैक क्वेश्चंस कर जाओगे, आप अच्छा सा टेस्ट दे दोगे। पर सर इसमें रैंडम वेरिएबल क्या हुआ? ओ, रैंडम वेरिएबल ये हो सकता है जिसको एप्सिलॉन से हम शो कर रहे हैं, हो सकता है टेस्ट जिस दिन होना हो उससे 15 दिन पहले सर बीमार हो गए, सर नहीं आ रहे, सर ने किसी और को ड्यूटी दे दी कि अब आप अपने हिसाब से टेस्ट ले लेना और देख लेना क्या है। उस केस में दैट थिंग वाज नॉट योर अंडर योर कंट्रोल, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। दैट्स अ रैंडम वेरिएबल दैट कैन एक्चुअली चेंज योर एक्सपेक्टेड and the target one can change, not necessarily will. So where E is the objective expected value and now the Philip curve. Philip curve की equation भी वही आई, it's just that वो epsilon साथ में आपको दिख रहा होगा random variable. It says that with rational expectation when output is in equilibrium, inflation is at its target apart from the random shock. इसको रीअरेंज किया हमने और इसमें सिंपली हमने ये लगा दिया है, ये जरा ध्यान से समझना। इसको सॉल्व करके आ गया y इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन अल्फा पाई माइनस पाई, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन सरप्राइज। इन्फ्लेशन सरप्राइज तभी आएगा जब कोई वो रैंडम वेरिएबल आएगा जो आपके टारगेट जो आपने सोचा था और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी बेसिकली उसके रिलम में नहीं आया, उसके बियॉन्ड कुछ चीज आ गई जिसकी वजह से जो आपने सोची थी इन्फ्लेशन उससे कभी ज्यादा हो गई, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इन्फ्लेशन सरप्राइज। इसको हम कहते हैं, इसको केसाई बोलते हैं इस साइन को। सो वाई ई प्लस केसाई, इसको बोलते हैं लूकास सप्लाई इक्वेशन। ये आप कहोगे एप्सिलॉन से कैसे लगा? नहीं है, एप्सिलॉन भी वही था रैंडम एरर या रैंडम वेरिएबल, ये भी वही रैंडम एरर है। इट्स जस्ट दैट ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। So therefore output only deviates from equilibrium when there is a surprise to inflation. That surprise is that random variable. It could be any variable जो आपके रिलम में नहीं था, जो आपके एक्सपेक्टेशन में नहीं था, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था टू कम।
इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में दिया विद एग्जांपल, तो आप वहां से उसको और पेपर के लिए जब तैयार करेंगे आप पढ़ लेंगे तो और थोड़ा बेहतर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ से कंसेप्चुअली आप इस टॉपिक को पकड़ सकते हैं। In short, available information is used by all the participants to form their expectation with no inflation inertia and credible government commitment. Then only random shock to inflation known as surprises will lead output to deviate from equilibrium output. तो वो कहता है अगर आप इन्फ्लेशन एनर्जिया से अपने को मुक्त कर लो, गवर्नमेंट की जो इन्फ्लेशन को गिराने की जो कमिटमेंट है वो क्रेडिबल हो, तो आप बिना कॉस्ट के भी डिसइन्फ्लेशन अचीव कर सकते हैं। आउटपुट आपका सेम इक्विलिब्रियम लेवल पर रहेगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। बट मैं आपको बता दूं, लूकास क्रिटिक करके आप एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें इस चीज को एक्चुअली में बहुत सीरियसली लिया नहीं गया है, क्योंकि वाक्य में इसमें बड़े सारे पेज हैं। तो अभी एक बहुत एक सिंपल डिस्क्रिप्शन सा है आपका कि भाई अगर आप क्या बोलते हैं बिना दर्द के इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हो तो ये कर लो और हो जाएगा। अरे इन्फ्लेशन एनर्जी आप कैसे हटा सकते हो? इन्फ्लुएंस रहता ही है लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन का ऑन दिस इन्फ्लेशन। एंड ऑब्वियसली आप सबको कन्विंस नहीं कर सकते कि 8 से 2% हो जाएगा और आप अपने नॉमिनल वेज कम कर लो। उनका सीधा सा जवाब होगा कि भाई जब इन्फ्लेशन कम होगा तब आप वेज कम कर देना। आप हमें पहले क्यों वेज कम करवा रहे हो? टाइम लैग क्यों दे रहे हो? भाई अभी तो इन्फ्लेशन 8% है, आप मेरे को कह रहे हो वेज कम कर दो, वो 2% हो जाएगा। तो जब तक वो 2% नहीं होगा मैं तो फंसाऊंगा। सो देखने में बहुत सुंदर है, ये समझने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसके रियलिस्टिक पहलू देखें, इट्स नॉट एट ऑल फिजिबल। नहीं तो हर देश ही ऐसा कर रहा होता, कहीं पे भी कुछ दिक्कत ही ना होती। सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये कि कब कब आप ये अचीव कर सकते हैं। और साथ में इसने एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट लिख दिया विद रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल में दुनिया जान की सारी चीजें। चले, सो आई होप आपका अब टॉपिक नंबर 1.5, 1.6, 1.7 आपने अच्छे से समझ लिया है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ बता दूं आपको, चैप्टर 3 जब आप पेपर के लिए तैयार करें, 1.1 से 1.7 डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, सिर्फ एमसीक्यू आ सकता है। हाय सर तो हम क्यों करें ये सारा? एक तो एमसीक्यू आ सकता है, दूसरा अगर आप 1.1 से 1.7 नहीं समझते ठीक से, तो जो टॉपिक 2 ऑनवर्ड्स जो पेपर में आने ही आने हैं वो समझने में दिक्कत होगी बेटा। इसलिए इसको भी हमने पूरी ईमानदारी के साथ आपको सिखाया है। बाकी मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़ लीजिएगा और आपको और बेहतर समझ आ जाएगा अगर कुछ चीज रह गई है तो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड।